हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं एक बार फिर से मनोज कुमार यादव इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, खासकर मैं कक्षा 12 के लिए मैं जो है मानव जनन से जो है अगले चैप्टर दूसरे चैप्टर मानव जनन से मैं अगली वीडियो और अगली हेडिंग लेकर आया हूं, जिसमें कहा गया है सगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्धन के बारे में आपको बताना है। तो बच्चों, स्वाभाविक बात है, मैंने आपको जो है अगले वीडियो में आर्तोचक्र के बारे में बताया था। तो इसके बाद इसमें आपको यहाँ पे भ्रूणी परिवर्धन के बारे में हमें बताना है। तो भ्रूणी परिवर्धन बच्चों ये होता है, जैसे इसके अंतर्गत हेडिंग हमारी है कि अपरा का विकास, अपरा किसे कहते हैं, हमें ये जानना है। तो बच्चों, स्वाभाविक बात ये है कि अपरा हम उसे कहते हैं, ये हमें जानना है। तो कहा जाता है कि एक माता के गर्भ में जो शिशु होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। तो वो जो भ्रूण होता है और माता के गर्भाशयी दीवार में, गर्भाशयी दीवार में जो नलिकाएं होती हैं, जिसे ऊतक का नाम दिया गया है, जिससे कि इसका कोशिकाओं का जो समूह होता है उस ऊतक का नाम दिया गया है। तो वो ऊतक जो होती हैं वे भ्रूण से एक तरीके से संबंधित होती हैं, मतलब एक संबंध स्थापित करती हैं, बिल्कुल एक दूसरे से पकड़े रहती हैं, जिसे क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं। ठीक। तो इस अपरा में इसका मेन कार्य क्या होता है? ऐसी स्थिति में इसमें जो कार्य होता है वह जैसे कि बच्चे का पोषण, उत्सर्जन और तमाम जो क्रियाएं होती हैं, सभी क्रियाएं, जैसे ब्लड होता है, तो सभी चीज़ को जो है उस ऊतकों नलिकाओं के द्वारा जो है भ्रूण को जो है पोषण प्रदान करना होता है, जिससे बच्चे हिष्ट और क्या हो सके, पुष्ट हो सके। ठीक है ना, इस तरीके से इसमें बताया गया है। तो बच्चों, इस अवस्था में ये कहा गया है कि सीधा सीधा आप कह सकते हैं, यहाँ बताया गया है कि भ्रूण व गर्भाशयी ऊतक के बीच एक गहन संबंध स्थापित होता है। ठीक, एक गहन संबंध स्थापित होता है, जिसे अपरा के नाम से भी हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। दूसरी चीज़ बताया गया है कि इसमें जो है किस तरीके से ये इनका पोषण होता है, ये भी हमने आपको क्या कर दिया, बता दिया है। ठीक है बच्चों, और इसमें कहा यह गया है कि ये किस तरीके से जो है इनमें कौन कौन सा हार्मोन्स होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि की भांति ये कार्य करता है, जिसे अपरा कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम बता देते हैं आपको, आगे फिर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों क्या क्या बताया गया, इसके बाद समझिए। कहा गया कि ब्लास्टोसिस रूपी, अब जैसे ब्लास्टोसिस का मतलब ये होता है कि जो शिशु गर्भ में एक तरीके से भ्रूण के रूप में बना रहता है, तो वो क्या कहलाता है, ब्लास्टोसिस रूपी गर्भाशय कहलाता है। ठीक है ना, में अंतरोपण के पश्चात, अंतरोपण ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें बच्चे क्या करते हैं, उस समय बच्चे बढ़ते नहीं, उनकी वृद्धि नहीं होती है उस समय। ठीक है, जब वो बच्चे गर्भ में होते हैं, भ्रूण के रूप में होते हैं, तो कुछ ऐसी अवस्था होती है जब बच्चे क्या करते हैं, उनकी वृद्धि नहीं होती है, तो वह अंतरोपण होता है। और उस अंतरोपण के समय वृद्धि नहीं होती है, लेकिन कुछ 1-2 दिन के बाद जो है वृद्धि होना क्या होता है, उसमें स्टार्ट हो जाता है। अंतरोपण की क्रिया जो होती है वो निषेचन के जस्ट पश्चात ही होना स्टार्ट होती है। ऐसी अवस्था में भ्रूण बढ़ता नहीं है, एक स्थान पर रुका रहता है। ठीक है ना, तो और ये क्रिया किसके द्वारा होती है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान यह सिस्टम होता है। तो बताया गया है कि गर्भाशय में अंतरोपण के पश्चात इसके बाद इसकी गर्भाशयी दीवार की ओर बाह्य स्तर, जो गर्भाशय दीवार होता है उसमें बाह्य स्तर जो ट्रोफोब्लास्ट का नाम दिया गया है, पर उंगली के जैसे निशान पाए जाते हैं। ठीक, जो ऊतक का रूप बनाता है। ठीक है, वही उंगली के जैसे ट्रोफोब्लास्ट पर निशान पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे कोरियोनिक बिलाई कहते हैं। अब कोरियोनिक बिलाई जो बनती है वो ऊतक की दीवार से जो गर्भाशयी दीवार के ऊतक का निर्माण करती है, जिसे हम कोरियोनिक बिलाई भी कहते हैं। ठीक है, और वही कोरियोनिक बिलाई ऊतक भ्रूण से अपना क्या करती है, एक तरीके से संबंध स्थापित करती है। ठीक है, क्यों करती है? क्योंकि उस बच्चे का जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में उसे क्या कर सके, उसे पालन पोषण, देख रेख, उत्सर्जन की क्रिया, ब्लड सर्कुलेशन हर चीज़ के बारे में वो जो है बता सके। तो यह प्रक्रिया इसमें जारी रहती है। ठीक है बच्चों,
तो चलिए फिर आगे हम चलते हैं। इसमें ये बताया गया है कि कहा गया कि शरीर की यह अकेली संरचना है जो दो प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बनी होती है। अब आप जान लीजिए कि कहा यही गया है कि जो कहा गया कि दो प्राणियों के ऊतकों की ये एक ऐसी संरचना है कि जो दो प्राणियों से मिलकर आपस में क्या होती है, बनी होती है। एक तो भ्रूण होता है, एक गर्भाशय की क्या होती है, दीवार होती है। दोनों चीज़ एक दूसरे से ऐसे जोड़ के क्या होते हैं, बनाए गए होते हैं। ठीक है, संबंध, गहन संबंध, मतलब एकदम बारीकी से चिपके होते हैं। ठीक है, जो अंतःस्रावी ग्रंथ के रूप में ऊतक उस भ्रूण की रक्षा करते हैं। समझ गए? तो ये सिस्टम होता है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग इसका फिगर भी बना लेते हैं कि किस तरीके से ये भ्रूण होता है। ठीक है ना, तो चलिए देखिए हम बनाते हैं इसमें। तो बच्चों आप देख सकते हैं एक मिनट बच्चों। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरीके से एक माता का जो गर्भाशय होता है उसमें शिशु कैसे जन्म लेता है। तो हम आपको बता रहे हैं इसमें। तो आप देखेंगे इस तरीके से तो बच्चों आप देख सकते हैं ये आपका भ्रूण है। ठीक है, ये भ्रूण है और ये माता है क्या है, गर्भाशय दीवार है और इसमें सब ऊतक ये लगे हुए हैं। ठीक है, जो उसके पालन पोषण के लिए ये अपना जो है भूमिका अदा करते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। तो और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्लग है मतलब सर्विक्स है, सर्विक्स जिसके द्वारा जो मतलब भ्रूण जो स्पर्म होता है वो माता के गर्भ के अंदर जाता है और अंडाशय से मिलकर वो क्या करता है, एक फर्टिलाइजेशन की क्रिया को पूर्ण अंजाम देता है जी। ठीक है, तो जिसमें भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये आपका जो है देखा गया है इस तरीके से। तो बच्चों आप बिल्कुल इसको गौर से देख लीजिए। ठीक है, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, विली क्या कहते हैं, विली कहते हैं। और बाकी ये जो पार्ट देख रहे हैं आप लोग ये वाला, इस पार्ट को हम कहेंगे अम्बी, अम्बिलिकल, अम्बिलिकल कॉर्ड विथ ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, जिसमें तमाम जितने समस्त रूपी कार्बोहाइड्रेट, जितने भी प्रोटीन वसा सब पदार्थ होते हैं वो ब्लड के द्वारा इस भाग से जो है ऊतक इसमें पहुंचाता है। ठीक है ना, तो ये प्रक्रिया होती है जो आपको जानना है। ठीक है, तो ये पार्ट है। और इसके बाद जो है इसमें बताया गया है कि आप देख सकते हैं
ये जो पार्ट दिख रहा है बच्चों, ठीक, ये जो पार्ट है ये है यूरिन, जिसको हम यूट्रीन के रूप में भी कह सकते हैं, कहते हैं यूट्राइन, क्या कह सकते हैं, यूट्राइन, ठीक, कैविटी के नाम से जानते हैं। और दूसरी चीज़ ये जो पार्ट बना हुआ है इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, तो ये पार्ट जो होगा हमारा वो होगा याक सैक, याक सैक। और ये भ्रूण का जो हिस्सा है वो होगा फ्यूट्स मतलब भ्रूण। और बाकी ये जो पार्ट हमारा दिख रहा है इसमें ये हमारा है सर्विक्स या सर्विकल कह सकते हैं, सर्विकल म्यूकस प्लग, जिसके द्वारा स्पर्म अंदर की तरफ क्या करता है, प्रवेश करता है, ठीक है बच्चों। तो यही चीज़ है। तो इसके ऊतक के द्वारा जब भ्रूण को क्या दिया जाता है, इसमें जो है हम क्या सकते हैं, प्रोटीन वसा ये सब विटामिन दे सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें यही कहा गया है कि सीधा सीधा बात कहा गया है कि शरीर की वह अकेली संरचना, शरीर की वह अकेली संरचना, ठीक है ना, संरचना जो दो प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बनी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपरा कहते हैं, ठीक है। कहेंगे शरीर की वह अकेली संरचना, शरीर की वह अकेली संरचना जिसमें दो प्राणी एक दूसरे से, यही कह सकते हैं दो प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बने होते हैं, जिसमें दो प्राणियों के ऊतकों से मिलकर बने रहते हैं। अब कौन दो ऊतक रहते हैं, आप तो जान ही सकते हैं, एक भ्रूण का होता है और एक गर्भाशयी दीवार का होता है। एक भ्रूण और एक गर्भाशयी दीवार का, इन दोनों ऊतकों से मिलकर आपस में क्या बनते हों, एक अपरा का विकास होता है, निर्माण होता है। तो आप देख सकते हैं गर्भाशय में अपरा दर्शाता हुआ मानव भ्रूण यही है। तो इसको हम सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, इस पूरे पार्ट को अगर हमें कहना है तो हम सीधा सीधा ही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, गर्भाशय में अपरा दर्शाता हुआ मानव भ्रूण, यही है चीज़। अब देख लीजिए, ये जो कहा गया तो गर्भाशय में, ये अब देख रहे हैं आप जो बना हुआ है, ये गर्भाशय है में अपरा दर्शाता हुआ मानव भ्रूण, ये जो यही है। देखिए अपरा का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा आप फंडा जानेंगे कि अपरा का मतलब यही होता है। सीधा सीधा हमने बताया था कि जब भ्रूण और गर्भाशयी दीवार के ऊतक आपस में गहन संबंध स्थापित करते हैं, मतलब ये चीज़ और ये देखिए जो ऊतक है, दोनों चीज़ आपस में मिले हैं, तो ये जो पार्ट कहलाएगा ये अपरा कहलाता है। क्या कहलाता है, अपरा। और इस गर्भाशय दीवार में है, तो इसी अवस्था को हम क्या कहेंगे, मानव भ्रूण। अब यही देखिए है, ठीक, बना हुआ है। अब यही बच्चा धीरे धीरे क्या कर सकता है, जन्म ले लेगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति इसमें क्या होती है, बनी रहती है। फिर आगे बच्चों हम देखना, हमें दूसरी चीज़ कहना है कि अपरा को पूर्ण रूप से विकसित होने में 10 सप्ताह का समय लग जाता है। अपरा को पूर्ण रूप से विकसित होने में कितने समय का, 10 सप्ताह का समय, अर्थात 70 दिन, अर्थात लगभग 2.25 महीने का समय क्या करता है, लग जाता है कि पूर्ण रूप से क्या बच्चे और शिशु में जो है जन्म लेता है। अतः अपरा पूरी सगर्भ अवधि में क्रियाशील रहता है, मतलब 70 दिन में पूरे रूप से वो क्या हो जाता है, एकदम क्रियाशील हो जाता है, ठीक है। और कहा गया मनुष्य में पूर्ण विकसित तस्तरी के आकार पर अपरा मेटाडेस्काइल अपरा कहलाता है, जो ऊतकी आधार पर हीमोकोरियल अपरा हो जाता है, ठीक है। तो ये स्थिति इसमें बन जाती है। और कहा गया है कि अपरा के क्या क्या कार्य होते हैं ये देखना है हमें, तो चलिए देख लीजिए।
अपरा के कार्य क्या क्या होते हैं? तो पहला तो बच्चों अपरा का कार्य आप देखेंगे क्या होता है कि अपरा विकसित होते भ्रूण को माता पिता के रुधिर में पोषण प्रदान करता है। ठीक है, अपरा के कार्य सबसे पहला कार्य तो इसका क्या होता है कि अपरा जब थोड़ा विकसित हो जाता है, मतलब जब 70 दिन का हो जाता है, तो उसमें माता का जो है क्या होने लगता है, ब्लड का आदान प्रदान होने लगता है। पहला तो चीज़ ये है कि माता से मतलब जब भ्रूण क्या हो जाता है, जब भ्रूण विकसित हो जाए, विकसित हो जाता है तब माता से रक्त का आदान प्रदान, रक्त का आदान प्रदान पोषण के लिए होता है, पोषण के लिए होता है। मतलब यही चीज़ है, बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें, तो समझ ही गए होंगे आप लोग। दूसरी चीज़ इसमें यह बताया गया है, कहा गया है कि अपरा के द्वारा विकसित होते हुए भ्रूण जो है ऑक्सीजन की प्राप्ति करने लगता है। जब अपरा रूपी भ्रूण जब विकसित हो जाता है तो ऑक्सीजन को भी अपनी तरफ क्या करने लगता है, खींचने लगता है, सांस रिस्पायरेशन सिस्टम उसमें जारी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह प्रक्रिया इसमें जारी होती है। दूसरी चीज़ बताया गया, अपरा में उत्सर्जन भी सहायक होता है। उत्सर्जन मतलब उत्सर्जी पदार्थों को क्या करना, बाहर निकालना। ठीक है ना, अर्थात मल रूपी पदार्थ को क्या कर सकता है, बाहर निकालता है। ये कौन, ये विकसित अपरा जो भ्रूण का रूप लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ थे। और इसके कार्य हैं कि अपरा चयनात्मक अवरोधक की भांति कार्य करता है, अर्थात जैसे पोषक पदार्थ, ऑक्सीजन, प्रतिरक्षी, भ्रूणी, रुधिर का विकास, ये सब चीज़ का भी उनके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे सब चीज़ में आने लगता है। वो प्रतिरक्षा भी उसमें जागने लगती है। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, उत्सर्जी पदार्थ का नियंत्रण होने लगता है, ऑक्सीजन की क्रिया भी जारी होने लगती है। तो सभी प्रक्रिया 70 दिन के बाद इसमें जारी होने लगता है। और इसके बाद अपरा जो होता है, अगला स्टेप इसमें बताया जा रहा है कि अपरा जो होता है वो 5 प्रकार का हार्मोन्स का भी स्रावण करने लगता है। जब अपरा पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है अर्थात 70 दिन में, तो वो भ्रूण भी क्या करने लगता है, मतलब वही अपरा भी 5 हार्मोन्स का स्रावण करता है। ठीक है, जो उसके शरीर की रक्षा करता है। ठीक है, और उसको वृद्धि में मदद करता है। कहा गया कि जो शिशु जन्म में सहायक करते हैं अच्छे से, मतलब वो अच्छे से अपना 280 दिन उसमें जो है उनके 5 जो हार्मोन्स होते हैं वो उनको जन्म देने में सहायता करते हैं। ठीक है ना, तो यह प्रक्रिया इसमें जारी रहती है। और बताया गया है कि इसमें जो है चेचक, खसरा, डिप्थीरिया आदि एंटीबॉडीज को अपना माता के रुधिर से भ्रूण में पहुंचाता है। ठीक है ना, तो यही कहा गया है कि अपरा माता से भ्रूण में पहुंचाता है। कौन, ऐसी रूपी बीमारी, खसरा हो गया, डायरिया हो गया, ठीक है ना, चेचक हो गया, ऐसी रूपी बीमारी पहुंचती है। ठीक है, ब्लड के द्वारा पहुंचती है, जिससे इन रोगों से प्रतिरक्षा हो सके। क्या हो सकता है, प्रतिरक्षा हो सके। ठीक है ना भाई, आप ही बताइए, जब ऐसी बीमारी माता से जो है ऊतक के द्वारा जब भ्रूण में जाएगा और उनके अंदर बीमारी उत्पन्न होगी, तो उनके अंदर की जो प्रतिरक्षी तंत्र होंगे इनसे क्या करेंगे, रोगों से लड़ने की रक्षा करते हैं। ठीक है ना, लड़के इस भ्रूण की रक्षा करते हैं। ठीक है, और कहा गया है कि गर्भकाल में अपरा से ह्यूमन क्यूरियोनेटिक, गैट्रोबीन, एस्ट्रेडियाल, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है। ठीक है ना, जब किस अवस्था में, जब ये गर्भकाल के समय जब जन्म लेते हैं तो ऐसी स्थिति इसमें क्या होती है, बनी होती है। ठीक है ना, तो ये कहा गया है। एक इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताना है कि कहलाता है गर्भाशयी एंडोमेट्रियम द्वारा बनाया पोषक द्रव गर्भाशयी दूध कहलाता है। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है। गर्भाशयी दूध किसे कहते हैं, तो किसके द्वारा बनता है, तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि यह गर्भाशयी एंडोमेट्रियम द्वारा, किसके द्वारा, गर्भाशयी एंडोमेट्रियम के द्वारा जो है दुग्ध का निर्माण होता है। ये आपको विशेष तौर पे क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, और ये कहा गया है कि गर्भधारण काल के 9वें महीने में स्त्री के गर्भ में लगभग
3.4 किलो, लगभग कितना 3.4 किलो का गर्भ तथा 1.4 किलो का अपरा उपस्थित होता है। ठीक है ना, 3.4 अर्थात 3.5 किलो का क्या होता है उसमें गर्भ होता है, मतलब बच्चा, और 1.4 मतलब लगभग 1.5 किलो का क्या होता है अपरा। अपरा का मतलब उसमें ये जो ऊतक होते हैं, सब पार्ट होते हैं, ये सब मतलब अपरा जो होता है जब भ्रूण का अवस्था लेगा, ठीक है, मतलब जब 70 दिन का होगा तो वो लगभग 1.4 किलो का होगा। ठीक है ना, इतने किलो का हो जाएगा। लेकिन जब भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, एक शिशु का रूप ले लेगा, तो उसका जो भार होगा वो 3.4 अर्थात 3.5 किलो का उसका भार हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो है 9वें महीने में बच्चे का जन्म हो जाता है। ठीक है, तो यह प्रक्रिया इसमें बनी होती है। कहा गया है कि प्रसव पीड़ा को लेबर पेन कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रसव पीड़ा मतलब जब बच्चे का जन्म होता है तो ऐसी स्थिति में उसे लेबर पेन कहते हैं, प्रसव पीड़ा। ठीक है ना, ये कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा जो है आज के लिए। तो इस तरीके से बच्चे जो है हम लोग पढ़ेंगे। अब भ्रूण के 3 जन्म स्तर का भविष्य जो आगे हम कल अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद, बाय।